नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल बजरंगा सैनिक ग्रुप में एक बार आपका स्वागत है। आज मैं संस्कृत वर्णमाला का विषय लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। संस्कृत वर्णमाला में 63 अथवा 64 वर्णों की संख्या मानी गई है। इसमें क्या अंतर है 63 या 64 अथवा क्यों? क्योंकि एक वर्ण ऐसा है जो जिसके ऊपर मतभेद है कि वो प्लुत होगा कि नहीं होगा, मतभेद है, इसलिए इसकी 63 अथवा 64 संख्या मानी गई है। तो आज हम संस्कृत वर्णमाला की संक्षिप्त चर्चा आपके सामने करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, संस्कृत वर्णमाला में कुल 63 या 64 वर्ण होते हैं। इस वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में इसको बांटा गया है। पहला जिसका नाम है स्वर और दूसरा जिसका नाम है व्यंजन। तो स्वर व्यंजन इसको दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की। पाणिनि शिक्षा में जो स्वर है मैं आपको बता दूं, 9 मूल स्वर है, कुल 13 स्वर। लेकिन यहां पर जब वर्णमाला की बात की जाएगी तब आपको ये न तो 9 पढ़ने हैं न 13 पढ़ने हैं। यहां पर हम इसको अलग तरीके से समझेंगे कि क्यों ये 63 या 64 हो गए, कैसे हो गए। तो हम बात करते हैं स्वरों की। स्वरों में देखिए 3 प्रकार के स्वर हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। यूं इसको समझिए, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ये 3 स्वर, 3 प्रकार के स्वर हैं। तो सबसे पहले हम एक एक स्वर को देखते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व अ, दीर्घ आ, प्लुत आ। उकारो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। मुर्गे के कुक्कुट की बांग में ऊप में जो काल यानी समय लग रहा है उसी को क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत की संज्ञा दी गई है। तो यहां पर आ यानी मात्रा में, मात्रा किसे कहेंगे? का उच्चारण में लगने वाला समय, स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय। तो इनकी संख्या जब बात करेंगे हम तो एक कॉलम और बनाते हैं, संख्या। तो ये हो गए 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। दूसरा है ई, और इनकी संख्या भी हो गई 3। तीसरा है उ, इनकी संख्या भी हो गई 3। चौथा है रे, इनकी संख्या हो गई 3। फिर आता है री। ध्यान दीजिए, री का दीर्घ नहीं होता और री का प्लुत वैकल्प है, विकल्प से है, वैकल्पिक है, इसलिए इसको 1 या 2 माना जाता है। और यही वजह है कि हमें तालिका में जो 63 या 64 का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, ये इसी की वजह से कि इसको प्लुत मानते हैं, नहीं मानते हैं। जब मानते हैं तो वर्ण 64 हो जाते हैं, नहीं मानते हैं तो वर्ण 63 रह जाते हैं। इसके बाद आता है ए। ध्यान दीजिए, ए का ह्रस्व नहीं होता तो ए ये हो गए 2। ओ का भी ह्रस्व नहीं होता, ओ ये भी हो गए 2। फिर आई का भी ह्रस्व नहीं होता, इसके 2 ही होते हैं, प्लुत और दीर्घ।
फिर औ, औ का भी ह्रस्व नहीं होता, और ये भी दो ही होंगे, दीर्घ और प्लुत। अब मित्रों इसको आप काउंट करेंगे तो इनकी संख्या कितनी आएगी वो देखने योग्य होगी। जब इसको हम काउंट करेंगे तो देखिए 3 3 6 3 9 12 और 1 13, 2 15, 2 17, 2 19 और 2 21। और जब एक की जगह 2 काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे 22। तो स्वरों में ये लोचा है कि 21 या 22 की संख्या यहां पर गिनी गई है, और इसकी वजह से यह 63 या 64 है। तो आगे चलते हैं। आगे जब व्यंजनों का वर्गीकरण हम देखते हैं संख्या के लिहाज से, वर्गीकरण बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस वीडियो में केवल हम वर्णमाला की संख्या की चर्चा कर रहे हैं, कितने वर्ण हैं, कैसे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। कादयो मावसानः स्पर्शः। सूत्र क्या है? कादयो मावसाना स्पर्शः। कैसे लेकर मैं तक, कै आदयो कैसे लेकर, मैं अवसान अंतिम मैं तक 25 वर्ण होते हैं, और ये हैं क से म तक। ये टोटल होते हैं 25। फिर हम बात करते हैं अंतस्थ की। अंतस्थ को यण भी कहते हैं, और इनकी संख्या है 4। इनकी संख्या है 4। ये कौन कौन से हैं? य, व, र, ल। ध्यान दीजिए, ये माहेश्वरी सूत्र का क्रम है। अगर वर्णों का सही क्रम हमें देखना हो तो होगा य, र, ल, व। ये ध्यान रखना है। तीसरी जो स्थिति है वो है ऊष्म। ऊष्म को शल भी कहते हैं, ऊष्म को शल भी कहते हैं, और इनकी संख्या भी 4 है। कौन कौन से हैं? श, श, स है। मित्रों एक चीज का और ध्यान रखना है कि अंतस्थ और ऊष्म को मिलाकर यादयः वर्ण भी कहते हैं। इनको यादयः वर्ण भी कहते हैं। तो ये हो गए 4, 4, 8 और 25, 33। चौथे क्रम पर हम बात करते हैं यम वर्णों की। यम वर्णों की संख्या है 4। कुं, खुं, गुं, घुं। ये 4 यम वर्ण हैं। इसके अलावा 5वें नंबर पे लेते हैं हम अनुस्वार। इसकी संख्या 1। क्रमांक 6 पे आता है विसर्ग। विसर्ग की संख्या 1। 7वें क्रम पर आता है दुहुस्पृष्ट। इसकी संख्या 1, और ये है, आपने देखा होगा, ळ। ऐसा वर्ण जो ज्यादातर वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता है, ये ळ। 8वें क्रम पे हम बात करते हैं उपध्मानीय। उपध्मानीय दोस्तों, जो उपध्मानीय वर्ण है, उपध्मानीय वर्ण अर्ध विसर्ग युक्त प या फ होता है, और इनकी संख्या 1 है। ये अर्ध विसर्ग युक्त प, फ। अगले क्रम पे आता है जिह्वा मूलीय।
और जिह्वा मूल्य की संख्या भी 1 है। ये भी अर्ध विसर्ग युक्त क ख ये होता है। तो दोस्तों जब इनकी हम गिनती करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 25 4 29 4 33 33 और 4 37 38 39 40 41 और एक 42। कुल मिलाकर अगर स्थिति देखी जाए इन वर्णों की संख्या हो जाती है 42। इधर स्वरों की संख्या हो जाती है 21 या 22। जब दोनों को मिलाते हैं 21 या 22 प्लस 42, जब 21 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएंगे और 22 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएंगे। इस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है 63 या 64, उसका हमें स्मरण रखना है कि स्वर 21 या 22 कैसे हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वरों के 3 प्रकार होते हैं मात्रा के आधार पे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। दूसरा है अ, ध्यान से रखिए, अ ई उ री, ये 4 स्वर हैं, तो ये तीनों रूप में होते हैं, तो 4 गुना 3 का मतलब हो जाता है 12 वर्ण। फिर री, ये हो गया री, री के 2 भेद हैं, तो ये हो जाते हैं 2, इसको 1 भी मानते हैं 2 भी मानते हैं। ए आई ओ औ, ये 4 वर्ण हैं, ये 2 होते हैं, तो ये हो जाते हैं 8, तो 12 8 20 और 2 22, और जब री को 1 मानते हैं तो ये है 21। इसी प्रकार इधर है, जब हम स्पर्श व्यंजनों की बात करते हैं, कार्यो मावसाना स्पर्शः, कैसे मैतक के वर्णों को, जो कि गिनती में 25 हैं, जिनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, उनकी संख्या 25 है। अंतस्थ यण, यण इनको कहा जाता है, और ये यण 4 होते हैं। अगर माहेश्वर सूत्र का क्रम देखा जाए तो यह व र ल, और अगर वर्णमाला का क्रम देखा जाए तो यह र ल व। ये 4 यण यानी अंतस्थ होते हैं। उष्म, शल उष्माणः, शल उष्माणः, शल ही उष्म है। शल क्या है? 4, श श स और ह, इन चारों को शल यानी उष्म व्यंजन कहा गया है। तो ये हो जाता है 25 4 29 और 4 33। 4 यम वर्ण है, कुंग खुंग गुंग घुंग। दोस्तों यम का मतलब होता है दोहरान। जब कोई पंचम वर्ण के बाद स्थिति में कोई वर्ण दोहरी आवृत्ति के साथ आता है, तब वहां पर उसको यम वर्ण कहा जाता है। तो ये 4 हैं, तो ये हो गए 33 और 4 37। 37 के बाद एक अनुस्वार, एक विसर्ग, दुह स्पृष्ट। ये इसको दुह स्पृष्ट को वैदिक संस्कृत में, दुह स्पृष्ट को वैदिक संस्कृत में प्रचय कहा जाता है। दुह स्पृष्ट को वैदिक संस्कृत में प्रचय भी कहा जाता है। किसी स्वर के बाद ड के बाद स्वर, उसके तुरंत बाद स्वर फिर से वापस आ जाता है, तब वहां पर श्रेणय का प्रयोग किया जाता है। उक्तमानी और जिह्वा मूल्य अर्ध विसर्ग युक्त क ख प ख, इनकी संख्या 1 है। कुल मिलाकर 42 कैसे हुए? 25 4 29 4 33 4 37 38 39 40 41 और 42। तो कुल मिलाकर 21 या 22 स्वर, 42 व्यंजन, टोटल हो गए 63 या 64। तो मित्रों इस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला में अलग अलग जो वर्ण हैं उनका हमने वर्गीकरण संख्यात्मक आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इससे लाभ उठाएं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो। अगले वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।